जय हिंद। वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 7 फरवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। 7 फरवरी की समसामयिक घटनाओं को देखेंगे और आज आप सभी के लिए आज का मोटिवेशन कोड है, योजना से किया गया संघर्ष आपको अवश्य ही परिणाम तक पहुंचाएगा। आपको संघर्ष तो करना होगा अपने लक्ष्य के लिए, लेकिन उसके लिए योजना भी जरूरी है। योजना और निरंतरता आवश्यक है आपको लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। अगर आप अपने समय में से अगर सेकंड को बचाओगे तो आपके मिनट बचेंगे, अगर आप मिनट को बचाओगे तो आपके घंटे बचेंगे, और अगर आपका घंटे बचेंगे तो आपका दिन बचेगा, और अगर आपका दिन बचने लगा तो आप उसे साल भी बचा सकते हैं। तो सबसे छोटा जो समय है सेकंड, अपने प्रत्येक सेकंड को बचाएं। आप इस क्लास के माध्यम से भी अपने टाइम को बहुत सेव कर रहे हैं। जो 1.5 घंटे में आप जिस क्लास को लेते हैं उसको आप 20 मिनट में मात्र पूरा कर सकते हो, और वही पूरी चीज़ आपने को देखने को मिलती है। तो इसलिए अगर क्लास अच्छी लगे और मेहनत पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, और आपको प्रतिदिन इसकी पीडीएफ भी प्राप्त होती है। इसकी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है, और जो नासा का आर्टेमिस मिशन है, जो मानव को चंद्रमा पर भेजने का आर्टेमिस मिशन है, उसी का यह एक भाग है। ब्लू घोस्ट मिशन यह लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस व्हीकल से, किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, जो स्पेस एक्स का है, और नासा के आर्टेमिस मिशन का यह एक चरण होने वाला है। और चांद पर मनुष्य को वापस उतारना इसका लक्ष्य है। पुनः चांद पर मनुष्य को उतारने का लक्ष्य है इसका। अगर इसका गंतव्य स्थान क्या रहेगा? तो चंद्रमा पर यह पहुंचेगा, और किस तारीख को? तो 2 मार्च की तारीख को यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। और चंद्रमा से यहाँ से जो नमूने हैं वह कलेक्ट करेगा, जो यहाँ पर आंकड़े हैं, जो सूचनाएं हैं, उन्हें कलेक्ट करेगा चंद्रमा से। और चंद्रमा पर कब सूर्यास्त होता है, अर्थात चंद्रमा पर कब सूर्यास्त होता है और चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या स्थिति रहती है चंद्रमा की, उसका यह अन्वेषण करने वाला है। चंद्रयान फर्स्ट मिशन हमारे द्वारा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड हमने LVM थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। लुपेक्स मिशन यह इसरो और जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया है, और चंद्रमा के जो ध्रुव है उनके अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। चंद्रयान थर्ड की बात करें अगर, तो इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। इसके लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया था? तो LVM थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। लैंडर इसका विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था, और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कब करता है? तो 23 अगस्त की डेट को करता है। इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। और जिस बिंदु पर यह उतरता है उसका नाम क्या रखा गया है? तो जिस पॉइंट पर उतरता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो ये आपको जो चंद्रयान थर्ड मिशन था उसके बारे में जानकारियाँ याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोबोर्स और पेनिनसिलिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फोबोर्स और जो पेनिनसिलिया विश्वविद्यालय उसकी रिपोर्ट आई है, इसमें दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का 12वां स्थान है। फोबोर्स की विश्व के शक्तिशाली देशों की एक सूची आई है, जिसमें पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर रूस है, और चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 12वां स्थान मिला है, और विश्व के शक्तिशाली देशों की सूची में। यह किस प्रकार के आंकड़े हैं, पता नहीं इनने कहाँ से आंकड़े उठा के यह जो जारी किया गया है रिपोर्ट, क्योंकि पॉपुलेशन में भारत पहले नंबर पर है विश्व में। सेना में भारत की जो स्थिति है, फायर पावर इंडेक्स में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। अगर भारत की इकोनॉमी की बात करें तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है विश्व की भारत। तो जो हमारा अगर बात करें तो जो हमारे स्टार्टअप इंडेक्स है, स्टार्टअप इंडेक्स में हम तीसरे स्थान पर है। तो पता नहीं कहाँ से आंकड़े लिए गए हैं कि इतनी अच्छी जो भारत की स्थिति है इन रिपोर्ट में, फिर भी जो भारत को 12वां स्थान मिला है। तो पहले स्थान पर USA है और भारत का 12वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। 105वां स्थान हमारा हंगर इंडेक्स में, भूखमरी सूचकांक में। 159वां स्थान हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 134वां स्थान हमारा HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और इसे जारी कौन करता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। फर्स्ट स्थान हमारा इंटरनेट के शटडाउन में,
176वां स्थान हमारा प्रकृति संरक्षण सूचकांक में, 93 रैंक हमारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, 10वां स्थान हमारा साइबर अपराध में, 108वां स्थान हमारा लैंगिक असमानता सूचकांक में और 79वां स्थान हमारा रूल ऑफ लॉ सूचकांक में। तो ये कुछ जो सूचकांक हैं जिनमें भारत की स्थिति है, तो ये महत्वपूर्ण सूचकांक भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? तो पहला लैटिन अमेरिकी देश पनामा बन गया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल है उससे बाहर होने वाला। BRI अर्थात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड पहल भी इसे कहा जाता है। और यह किसका इनिशिएटिव है या किसकी पहल है? तो चीन की पहल है। और इसके द्वारा चीन का उद्देश्य है कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप तक जो सामान है उनकी पहुंच, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप है वहां तक जो चीन के सामान है, जो प्रोडक्ट है, उनकी पहुंच को बनाना इसका लक्ष्य है वन बेल्ट वन रोड पहल का। इसके द्वारा जो है ये कॉरिडोर बनाने का जो डिसीजन लिया था चीन ने कि जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को चीन से जोड़ेगा। पनामा देश है, पनामा देश इससे अभी बाहर हो चुका है, पनामा देश इससे बाहर हो गया है। और जो यहाँ के जोसेफ मुलिन जो यहाँ के राष्ट्रपति है जोसेफ मुलिन, इन्होंने स्पष्ट कहा है अपने भाषण में कि ट्रंप के दबाव में अर्थात यूएसए के दबाव में जो है पनामा बाहर हो रहा है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से। जो वन बेल्ट वन रोड जो चीन का जो प्रोजेक्ट है इससे पनामा बाहर हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के दबाव, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण यह इससे बाहर हो रहा है। और फर्स्ट लैटिन अमेरिकी देश बन गया है जिसने चीन के वन बेल्ट वन रोड से शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? पनामा बन गया है। ब्राज़ील और फिलीपींस इससे पहले इनकार कर चुके तथा वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव पहल है इससे अलग हो चुके। इटली भी अलग हो चुका है इससे, ब्राज़ील फिलीपींस इटली भी इससे अलग हो चुका है जो चीन का प्रोजेक्ट है इससे। अगर बात करें कि ये पनामा देश कहाँ पर है, लैटिन अमेरिकी देश पनामा कहाँ पर है, तो यह आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अलास्का प्रांत दिखाई देगा यूएसए का, यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर यूएसए मेक्सिको है। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे 10-12 देश है, इसमें से आपको अंतिम छोर पर एक देश देखने को मिलेगा पनामा देश। कौन सा है? पनामा देश यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और अगर मेक्सिको और पनामा देश, जो मेक्सिको और जो लिटिल अमेरिकी देश है, अगर इन्हें शामिल कर लिया जाए तो मिड अमेरिका कहा जाता है, इसे मध्य अमेरिका कहा जाता है। लिटिल अमेरिकी देश जो छोटे देश है, और मेक्सिको को अगर शामिल कर लिया जाए। पराग्वे यह दक्षिण अमेरिका का देश है पराग्वे, और इसकी राजधानी क्या है पराग्वे की? तो असुनसियन इसकी राजधानी है। चिली की राजधानी क्या है? तो सेंटियागो चिली की राजधानी है। और चुक्विकमाटा जो कि तांबे की प्रसिद्ध खाने विश्व की, ये कहाँ पर है? तो चिली में ही स्थित है चुक्विकमाटा जो खाने तांबे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? तो एतेमाद और गदर 380 ये एंटी जो मिसाइलें हैं इनका संबंध किससे है? तो ईरान ने अभी इन्हें लॉन्च किया है। एतेमाद यह बैलिस्टिक मिसाइल है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये किस प्रकार से अपना पथ रखती है? तो इसका पथ परवलयाकार होता है। जहाँ से इसे लॉन्च किया जाता है वहाँ से यह ऊपर की ओर आकाश में जाती है, और फिर वापस जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वापस पृथ्वी के वायुमंडल में आकर अपने टारगेट को हिट करती है। तो परवलयाकार आकार में जो बैलिस्टिक मिसाइल गति करती है, यह अटैक करती है परवलयाकार पथ में। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद की। गदर 380 यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। यह क्रूज मिसाइल है, अर्थात यह सतह के समांतर चलती है, और सतह के समांतर जाकर इस प्रकार से यह अपने लक्ष्य पर जो सटीक निशाना लगाती है। और यह फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मिसाइल है गदर 380 मिसाइल। और यह क्रूज मिसाइल है। एंटी वॉरशिप अर्थात जो जहाज होते हैं उनके लिए इसे निर्मित किया गया है। यह राडार की पकड़ में नहीं आती है। जो क्रूज मिसाइल
मिसाइलें होती है यह सतह के पास चलती है और इनकी स्पीड बहुत अधिक होने के कारण जो राडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है क्रूज मिसाइल की। और ये दोनों मिसाइलों की टेस्टिंग किसने की है, ईरान के द्वारा की गई है। ब्रह्मोस की अगर बात करें तो भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस हमारी, और यह भी फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है, दागो और भूल जाओ। 1 मेक से 5 मेक के मध्य इसकी गति है, इसलिए इसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। ईरान की राजधानी वर्तमान में क्या है, तो ईरान की राजधानी वर्तमान में तेहरान है और भविष्य में इसकी राजधानी क्या हो सकती है, तो मकरान इसकी राजधानी हो सकती है ईरान की भविष्य में। एससीओ संघाई सहयोग संगठन की 9वें क्रम का सदस्य देश कौन बना था, तो ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना था। और एससीओ का अभी 10वां सदस्य देश कौन बन गया है, तो बेलारूस इसका 10वां सदस्य देश बन गया है। और कहाँ पर इसकी बैठक होती है, तो जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है यहाँ पर इसकी 2024 में बैठक होती है और बेलारूस को शामिल किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है एससीओ का, तो जो चीन है, चीन के जो बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है एससीओ का। अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति जो इब्राहिम रईसी थे उनकी मृत्यु के बाद कौन यहाँ का राष्ट्रपति बना है, तो इब्राहिम रईसी की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में होने के बाद मसूद पजेशकिन यहाँ के राष्ट्रपति बने। सऊदी अरब की बात करें अगर, तो इसकी राजधानी रियाद है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। अंकारा किसकी राजधानी है, तो तुर्की की अंकारा राजधानी है। अगर बात करें एशिया माइनर का पठार कहाँ पर स्थित है, तो एशिया माइनर का पठार कहाँ पर, तुर्की में स्थित है एशिया माइनर का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है, तो WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की है, तो भारत में इस बैठक का आयोजन हुआ है। फार्माकोपिया बैठक 15वां क्रम है इस फार्माकोपिया बैठक का और WHO के द्वारा इसको आयोजित कराया जाता है। तो भारत के नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 5 से 7 फरवरी के मध्य और WHO इसे आयोजित करवाता है। और भारत में इसे किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय फार्माकोपिया आयोग। भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने इसे होस्ट किया है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। और इसका उद्देश्य क्या है, फार्माकोपिया जो बैठक हुई है इसका, तो दवाइयों की गुणवत्ता को बेहतर करना, जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है इसमें निवेश को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य जो फार्माकोपिया आयोग की बैठक हुई है। फर्स्ट बैठक इसकी कब होती है, 2012 में इसकी फर्स्ट बैठक होती है। और ये फर्स्ट बैठक कहाँ पर हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में यह फर्स्ट बैठक का आयोजन होता है। अब कुछ संगठन और 2024 में उनकी कहाँ पर बैठक हुई है देखते हैं हम। G20 की अध्यक्षता किसने की थी, तो ब्राज़ील के द्वारा की गई थी। COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो बाकू में हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुई थी। यूनेस्को की 47वें क्रम की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो यह सोफिया में हुई थी। तो जो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में यूनेस्को की 47वीं बैठक हुई थी। 46वें क्रम की कहाँ हुई थी, तो यह भारत में हुई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 2024 में बैठक कहाँ पर होती है, मुंबई में होती है। G7 की अध्यक्षता किसने की थी इस बार, तो पुगलिया, इटली के पुगलिया शहर में इसका आयोजन हुआ था। आसियान की अध्यक्षता वियंती ने, जो लाओस की राजधानी है वियंती ने, इसकी आसियान की अध्यक्षता करता है। एससीओ 2024 की अध्यक्षता अस्ताना कजाकिस्तान ने की थी। ब्रिक्स की बैठक इस बार कहाँ हुई है, तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स की बैठक हुई थी। तो ये 2024 में प्रमुख जो बैठकें हुई है संगठनों की, उनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस वर्ष 2023-24 में, वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश USA रहा है। अगर बात करें हम बजट की, हमारा 2025-26 का जो बजट आया है इसमें हमारी अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख इंजन बताए गए हैं। और कौन से हैं 4 इंजन, कृषि, MSME सेक्टर, एक्सपोर्ट निर्यात करना और इन्वेस्टमेंट निवेश करना, ये हमारे 4 इंजन बताए गए हैं अर्थव्यवस्था के। अगर एक्सपोर्ट निर्यात की बात करें तो 2023-24 के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2023-24 हमारा जो वित्तीय वर्ष था इसमें रिकॉर्ड हमने निर्यात किया है और $778.21 बिलियन, 778
जो बिलियन डॉलर का हमने निर्यात किया है, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड निर्यात रहा है। अगर हम 10 साल पहले की बात करें 2013-14 की, तो 2013-14 में हमारा एक्सपोर्ट कितना था, तो 466 बिलियन डॉलर, 466 बिलियन डॉलर हमारा केवल जो एक्सपोर्ट था, और आज हमारा 778 बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट है। अर्थात 67% जो है 67% एक्सपोर्ट में हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुआ है। हमारा इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है यह बढ़ा है। सर्वाधिक निर्यात भारत ने किस देश को किया है, तो यूएसए को सर्वाधिक निर्यात किया है। भारत का निर्यात के लिए गंतव्य स्थान कौन सा था, तो ये यूएसए सर्वाधिक निर्यात का गंतव्य स्थान रहा है। यहाँ पर 18% जो है वस्तुएं जहाँ पर एक्सपोर्ट की गई है, और दूसरे स्थान पर यूएई रहा है, संयुक्त अरब अमीरात रहा है। और सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है भारत में एक्सपोर्ट करने में, तो जो मोबाइल फ़ोन है इन्हें एक्सपोर्ट करने में सर्वाधिक वृद्धि हुई है भारत से। यूएसए की अगर बात करें तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और एक किस नदी के किनारे स्थित है, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। यूएसए में 50 प्रांत है। यहाँ के अभी हाल ही में 47वें राष्ट्रपति कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप बने। 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, और क्रम कौन सा इनका 47वां है। रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, और इन्हें कमला हैरिस को पराजित करके यह चुनाव जीता था। 50वें अभी यहाँ के 50वें वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, उपराष्ट्रपति कौन बने 50वें क्रम के, तो जेडी वेंस यहाँ के 50वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने। इसके उच्च सदन को क्या कहा जाता है, भारत में जिस प्रकार संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, ऐसा ही जो वहाँ पर यूएसए में वहाँ का उच्च सदन सीनेट कहलाता है। भारत में जिसे पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, और वहाँ पर कांग्रेस कहा जाता है यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में अभी जीएमआर हवाई अड्डा, जो हवाई अड्डों को डेवलपमेंट करने का कार्य करता है या जो उनको हैंडल करता है, जीएमआर हवाई अड्डा, यह अभी शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो व्यवसाय को टिकाऊ विकास की ओर ले जाना। अर्थात जो व्यवसाय है, जो नए व्यवसाय है, जो बड़े व्यवसाय है, उन्हें जो टिकाऊ विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी ओर ले जाना इसका उद्देश्य ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ले जाना इसका उद्देश्य है, और इसमें जीएमआर हवाई अड्डा भी शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, जो हमारा अभी प्रदूषण हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन को कम करना, और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यह कब से प्रारंभ किया मिशन इसने, तो 2000 से यह प्रारंभ होता है। और अभी जीएमआर एयरपोर्ट कंपनी है, जो जीएमआर एयरपोर्ट कंपनी है, जीएमआर जो है यह भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है। अर्थात एयरपोर्टों को ऑपरेट करने का कार्य करता है जीएमआर जो ग्रुप है, तो एयरपोर्ट कंपनी है यह। और जो यह अभी हाल ही में इस संगठन के अंतर्गत या इस पहल में शामिल हुई है। तो एयरपोर्ट को ग्रीन बनाना और एयरपोर्ट की जो बिल्डिंग है उन्हें ग्रीन बनाना इसका लक्ष्य है। तो एयरपोर्ट और जो एयरपोर्ट की बिल्डिंगें होती है उन्हें ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जो अक्षय ऊर्जा है उसके द्वारा वहाँ पर संचालन करना इसका उद्देश्य है। और इसमें अभी कौन सा जीएमआर हवाई अड्डा शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो हरियाणा में प्रारंभ हुआ है भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का। फेरेट रिसर्च सुविधा क्या है, तो जो श्वसन संबंधित रोग है उनके अनुसंधान, उनके रिसर्च के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। जो श्वसन से संबंधित संक्रामक बीमारियाँ है उनका अनुसंधान किया जाएगा। अगर बात करें भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, तो फरीदाबाद हरियाणा में इसका शुभारंभ हुआ है। और श्वसन संबंधित जो रोग होते हैं, जो संक्रामक बीमारियां होती है उनके अनुसंधान के लिए यह कार्य करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोविड-19 जो संक्रामक बीमारी थी, इन्फ्लुएंजा जो सर्दी खांसी जुकाम है, गर्भवती महिलाओं में होने वाला जो संक्रामक रोग है, और जो नवजात शिशु है उनमें होने वाले रोग, इन पर रिसर्च की जाएगी कि यह किन परिस्थितियों में संक्रमित करता है और कितना प्रभाव रहता है। तो संक्रामक जो बीमारियां हैं उन पर अनुसंधान किया जाएगा। अगर सूरजकुंड मेले की बात करें तो यह भी हरियाणा में ही आयोजित होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में ही जो हैंडीक्राफ्ट है सूरजकुंड मेला, इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। पहला संविधान संग्रहालय भी कहाँ पर बना है, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत हरियाणा में, यहाँ पर देश का पहला संविधान संग्रहालय निर्मित हुआ है। इसरो के हेड कौन बने अभी, तो वी नारायण जी अभी इसरो के 11वें हेड बने। जो फिस्ट
सॉफ्टवेयर है, फिस्ट सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? तो जो इसरो से इसका संबंध है और आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया है इसरो के प्रमुख वी नारायण जी के द्वारा। जो फिस्ट सॉफ्टवेयर है इसे कहाँ पर लॉन्च किया है या कहाँ पर स्थापित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध कहाँ से? कोलकाता से, और अभी इसका नाम चेंज किया गया है। फोर्ट विलियम यह कोलकाता में स्थित है और भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है उसका हेडक्वार्टर था फोर्ट विलियम। तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है अब फोर्ट विलियम का। यह जो ब्रिटेन के राजा थे विलियम, उनके सम्मान में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा था। तो जो उपनिवेशिक बेड़िया है उनसे बाहर निकलने के लिए इसका नाम फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंतर्गत आता है और भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है उसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। इसके अंतर्गत ही कुछ हाउस आते हैं, कुछ जो गेट आते हैं उनका भी नाम चेंज किया गया है। जो किचनर हाउस था उसका नाम सेन मानेक शाह हाउस कर दिया गया है। जो सेंट जॉर्ज गेट था उसका नाम शिवाजी गेट कर दिया गया है। तो इसका जो फोर्ट है किले का नाम भी चेंज कर दिया गया है और इनके अंदर की जो भी कुछ गेट है बड़े और कुछ हाउस है उनका भी नाम चेंज हुआ है। अभी कुछ नाम परिवर्तित हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सेंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, सेंडल पीक। और अगर बात करें यहाँ पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेरन ज्वालामुखी है। यहाँ पर ओंग, जारवा, सेंटलीज जनजातियाँ पाई जाती है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजीनगर कर दिया गया है महाराष्ट्र में। अहमदनगर का नाम चेंज कर अहिल्यानगर कर दिया गया है। और जो राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र मंडप जो दरबार हॉल था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और राजपथ का नाम क्या? कर्तव्य पथ कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसीफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिप फेरा कहाँ खोजी गई है? तो ये हरी इलायची की 2 प्रजातियां हैं और इनको केरल में खोजा गया है। हरी इलायची की 2 प्रजातियां जिनका अभी केरल में खोजा गया है। जो पेरियार टाइगर रिजर्व है इडुक्की में, यहाँ पर इन प्रजातियों को खोजा गया है। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि एलेटेरिया फेसीफेरा और जो एलेटेरिया ट्यूलिप फेरा है यह किसकी प्रजातियां है? तो यह हरी इलायची की प्रजातियां हैं और केरल में यह मिली है अभी या केरल में इनकी खोज हुई है। अब हम 3 प्रश्न 1 लाइन में देख लेते हैं इनका, जो है कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सके तो इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खां चतुर्थ का पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में हुआ निधन। कर्नाटक के राज्यपाल ने शंकर आई हॉस्पिटल के ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को किया लॉन्च। ब्रेल सक्षम भारतीय संविधान को लॉन्च किया। जो जिन्हें कम दिखाई देता है या जो ब्लाइंडनेस होते हैं, जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो ब्रेल का उपयोग करते हैं। तो ब्रेल लिपि का उपयोग करते हुए भारतीय संविधान ने इसका निर्माण किया गया है और कर्नाटक के राज्यपाल जो हैं वर्तमान में, इन्होंने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। पूनम गुप्ता बनेगी राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला सीआरपीएफ की अधिकारी। तो कौन है? पूनम गुप्ता है, मध्य प्रदेश की रहने वाली है और यह सीआरपीएफ की अधिकारी है। तो राष्ट्रपति भवन में यह शादी करेगी और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी परमिशन दी है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है 1 लाइन फैक्ट में, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन से बाहर होगा और डब्ल्यूएचओ से भी बाहर होने की इसने अभी घोषणा की है। ऑफिशियली नहीं हुआ है लेकिन डब्ल्यूएचओ से भी बाहर होने की घोषणा कर चुका है अमेरिका। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये यूएई में आयोजित होना है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किससे है? तो यह रोमानिया की रहने वाली है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपिक्स 25 का आयोजन किसने किया है या कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो भारत में इसका आयोजन हुआ है और जो हमारी नौसेना है उसका यह युद्ध अभ्यास था और दोनों पूर्वी और पश्चिमी कमान ने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला कौन है? तो जो तेंस गेलई दक्षिण अफ्रीका
अफ्रीका की यह मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला है, अर्थात जो जिसका रंग काला होता है उसे अश्वेत कहा जाता है। हाल ही में अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया है। हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किससे? तो सिक्किम से इसका संबंध है। ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रेंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? तो डायमंड ट्रेंगल कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है और यह डायमंड ट्रेंगल इस प्रकार से है जो बुद्ध के अवशेष हैं उनसे संबंधित है। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध किससे है? तो चंद्रमा से इसका संबंध है। फोबोर्स और पेनिनसेल्विया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 12वां स्थान मिला है। USA के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो यह पनामा बना है। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल एतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का संबंध किससे है? तो ईरान से इसका संबंध है। WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की है? तो भारत में इसका आयोजन हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा रहा है? तो USA रहा है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो जो GMR हवाई अड्डा, जो GMR हवाई अड्डे को विकसित करने वाला ग्रुप है, यह शामिल हुआ है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। जो संक्रामक बीमारियां हैं, जो श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं, उन पर रिसर्च होगी। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग कमान कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है इसका नाम अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेंटेरिया फेसीफेरा और एलेंटेरिया ट्यूलीफेरा का खोज कहाँ पर हुई है? तो केरल के जो इडुक्की है यहाँ पर इनकी खोज हुई है। धन्यवाद। जय हिंद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर आपका कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में क्लास के बारे में अपना सजेशन भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।